मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन के अगले चरण में आगे बढ़ते हुए। जहाँ हमने मिनरल रिसोर्सेज में बात की थी, मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स की, प्रीशियस मिनरल्स की। आज हम एनर्जी रिसोर्सेज में हम जहाँ थर्मल एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर चुके हैं, फॉसिल रिसोर्सेज की बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। देखिए, हमने बात की थी कि प्रकृति ने देने में कहीं कोई कमी नहीं की, लेकिन प्रकृति को उसके संसाधनों के पुनर्चक्रण के लिए जो समय चाहिए, यदि हम उसे नहीं देते हैं, अति उपभोग और अति दोहन करते हैं, तो निश्चित रूप से संसाधनों की कमी जैसी समस्या हमारे सम्मुख आएगी। मनुष्य अर्थव्यवस्था के उस दौर में है कि इन संसाधनों का उपभोग बंद भी नहीं कर सकता, चाहे वो औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे वो यातायात की दृष्टि से हो, संचार की दृष्टि से हो। तो आवश्यकता इस बात की है कि उन संसाधनों का विकास किया जाए शोध अनुसंधान के माध्यम से, जो कि अनवरत प्रकृति द्वारा पुनर्चक्रित होते रहें। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे नव्य ऊर्जा संसाधनों की। इसका नाम भी दिया रे ऑफ होप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास की ओर एक आशा की किरण। सतत विकास का तात्पर्य, ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य है वर्तमान संसाधनों का इस प्रकार उपभोग की आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं उससे प्रभावित न हो, यानी सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट। ऐसा ना हो कि आज हम विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं सारे संसाधनों का उपभोग करके, और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे, तो वो विकास के किसी दौर में न रह पाकर वापस आदिम अवस्था में पहुंच जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आज हम बात करते हैं नव्य ऊर्जा संसाधनों की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने बात की कि एनर्जी लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट, अभिन्न अंग है। कोई भी काम हम एनर्जी ऊर्जा के बिना नहीं कर सकते, चाहे हमारी रूटीन एक्टिविटी हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के उस एरा में रह रहे हैं, उस युग में रह रहे हैं जहां हम पावर रिसोर्सेज के इस्तेमाल को छोड़ नहीं सकते। और चूंकि फॉसिल फ्यूल्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव तलाशने की आज महती आवश्यकता है। एनर्जी रिसोर्सेज जिसकी बात हमने की, सब सेक्टर्स, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्ट्रियल, सब में इसकी जरूरत होती है। एनर्जी रिसोर्सेज के टाइप्स की हालांकि हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका रिव्यू देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज रेप्लेनिश शॉर्ट टाइम में पुनर्चक्रित नहीं हो पाते हैं, जिनमें पेट्रोलियम, कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस, पिछले वीडियो में हमने इनकी बात की थी। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो ऊर्जा संसाधन जो कि प्राकृतिक रूप से लघु अवधि में पुनर्चक्रित होते रहते हैं और इकोलॉजिकल दृष्टि से, यानी पारिस्थितिकी दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से सेफ होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम इनकी बात करें तो महात्मा गांधी का वो कोट जो उन्होंने पहले दिया था, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि नेचर इज फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। प्रकृति हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए, हमारी लालसा पूर्ति के लिए नहीं है। तो और जैसा कि हमने बात की कि संसाधनों की कमी जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है। एक माँ जिस तरह बच्चे को पूरा देती है, वैसे ही प्रकृति ने मनुष्य को संपूर्ण दिया है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, अति जनसंख्या के कारण और हमारी प्रकृति के दोहन की लालसा के कारण प्रकृति में इन संसाधनों की निरंतर कमी जैसी समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है।
हम बात करें अगर लैंडमार्क्स कौन कौन से हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, 1976 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था। 1981 में कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो पॉलिसी मेकिंग के लिए अपेक्स बॉडी के रूप में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। 1982 में डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बना। इसके बाद 1992 में यही डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में बना और 2006 में मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पड़ गया था। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इनकी बात अगर हम करें तो जियोथर्मल से शुरू करते हैं हम। देखिए, जियोथर्मल का मतलब है कि वो, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं टेम्परेचर है। आंतरिक भाग में हम जैसे जैसे कोर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स के जरिए ये पृथ्वी के आंतरिक हीट बाहर निकलती है, इनका इस्तेमाल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। हालांकि ये सेक्टर उतना अधिक डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। दूसरा जो पार्ट है विंड, जिसपे काफ़ी कुछ काम हो रहा है और काफ़ी कुछ काम शोध काफ़ी अग्रिम अवस्था में पहुंच चुका है। हवा के माध्यम से जो विंड मिल्स होती हैं, जो ये इस प्रकार से पंखे दिखाई देते हैं, इन्हें विंड मिल्स कहा जाता है और इनमें जो टर्बाइंस लगे होते हैं, हवा की गति के साथ साथ ये तेजी से चलते हैं और इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। इसी तरह से हाइड्रोइलेक्ट्रिक मतलब नदियां जिनमें डैम बनाया हुआ है, जिन्हें रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं, जिन्हें स्टोर किया गया है, और पानी को ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो टर्बाइंस जो नीचे है उनसे, उनके फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी तरह से सोलर पैनल्स, जहां पर सीधे सूर्य की किरणें मिलती हैं, जहां पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, वहां पर इन पैनल्स के जरिए, इन पैनल्स के माध्यम से जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किया जाता है। और वर्तमान में ये बहुत कहा जाए कि बहुत अधिक मात्रा में ये प्रचलित हो रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार इनका नगरीय क्षेत्र में प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके माध्यम से लगातार जो, अगर कहा जाए कि एनर्जी कंजम्पशन जो अधिकांश मात्रा में होता है, खासतौर से अर्बन एरिया की बात की जाए, तो वहाँ पर इसका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो सकती है। भारत जैसे देश में प्रतिवर्ष लगभग 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा मिलती है और लगभग 300 दिन तो धूप रहती है। ऐसे में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रति घंटा 5 से 7 किलोवाट सौर ऊर्जा उपलब्ध है। तो अगर खासतौर से राजस्थान, गुजरात, लद्दाख के क्षेत्रों में इसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। इसी तरह से हम बात करें अगर बायोमास की, बायोमास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अनुकूल है। इसमें घरेलू, इसमें कृषि अवशिष्ट, घरेलू और नगरीय कचरा, पशुओं के गोबर, मानवीय अपशिष्ट से भी प्राप्त किया जाता है और इनके माध्यम से जो घरेलू ईंधन है, इनके माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से, जिससे लगभग मीथेन गैस जो उत्पादित होती है उसके द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये, इसमें बायोमास में पर्याप्त गोबर की उपलब्धता बहुत आवश्यक है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से यहाँ जो कई बार गोबर की अगर कमी होती है तो इतने अधिक मात्रा में इसका उत्पादन नहीं किया जाता। बायोगैस संयंत्र जो है वो निरंतर प्रभावशाली हैं, क्रियाशील हैं और इस प्रौद्योगिकी का विकास यद्यपि इतना अधिक नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से भावी समय में इसमें बहुत अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर जो एनर्जी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1948 में की परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुई और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे अस्तित्व में आए। उसके बाद लगातार हम आगे बढ़ते गए। न्यूक्लियर
जो बेसिकली 3 चरणों में परमाणु ऊर्जा का विकास हुआ है। इसमें मुख्य रूप से इसमें अगर पहला तो शोध रिएक्टर का निर्माण हुआ अप्सरा नामक, उसके बाद में विभिन्न प्रौद्योगिक सुविधाओं का विकास हुआ, और तीसरे 1966 से परमाणु विद्युत गृहों का निर्माण, और जिसमें प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर में, जो कि मुंबई के निकट है, वो पूरा हुआ। खास तौर से अगर बात की जाए तो यूरेनियम थोरियम पर आधारित रिएक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते बड़े पैमाने पर बिजली विद्युत उत्पादन के लिए। और भारतवर्ष में रावतभाटा, कुदनकुलम, काकरापारा, जैतपुर, सौराष्ट्र, ऐसे कई परमाणु गृह की स्थापना की गई। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो जितना अधिक एनर्जी प्रोडक्शन होता है उतना ही रिस्क लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर संदर्भित विषय है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें ये जो पाई डायग्राम है वो बताता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो 32% हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन है, और इसके बाद सोलर एनर्जी प्रोडक्शन भारतवर्ष में सर्वाधिक हो रहा है। अभी पोटेंशियल की अगर दृष्टि से बात की जाए तो जियोथर्मल और बायोमास में बहुत अधिक संभावनाएं हैं जिन पर भविष्य में कार्य किया जा सकता है। ये विंड पावर पोटेंशियल मैप है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से किन किन स्थानों पर, जैसे जहाँ पर विंड वेलोसिटी यानी कि हवा की स्पीड ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है, वहाँ पर खासतौर से गुजरात, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में, तटीय भागों में ये विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसी तरह सोलर पावर पोटेंशियल जहाँ पर विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान, कच्छ का रण का क्षेत्र है, राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में। इसी प्रकार मिडिल इंडिया का जो पार्ट है जो कि कॉन्टिनेंटल प्रभाव में है, महाद्वीपीय प्रभाव में है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इनके विकास की संभावनाएं हैं। इसी तरह बायोमास प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये निश्चित रूप से जहाँ पर वेस्ट ज़्यादा है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादा है, वहाँ पर ये संभावनाएं नहीं थी। जैसे कि हम देख सकते हैं ये गैंगटिक प्लेन की बेल्ट है, और इधर जो खासतौर से इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर ये संभावनाएं अधिक मौजूद हैं। इसी तरह हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल की, तो जहाँ पर इस संदर्भ में जहाँ पर भूमिगत ऊर्जा बाहर प्रकट हो रही है वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी की संभावना अधिक है, जिनमें जम्मू कश्मीर, जहाँ पर हॉट गीजर्स अवेलेबल हैं, ये इसका मैप में प्रदर्शित किया गया है कि जहाँ पर ये जो भाग है जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग है, जहाँ इसी प्रकार अरावली रेंज है, इसी तरह हिमालय का पार्ट है, अरावली विंध्यन श्रृंखला जहाँ पर पर्वतीय भाग है, वहाँ धरातलीय ऊर्जा बाहर प्रकट होने की संभावना है। धरातलीय जो टेम्परेचर है वो रिलीज हो रहा है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसी तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अनेक जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स तो बने हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स कई दृष्टिकोण से, हालांकि हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, कि ये प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े एरिया में बनाए जाते हैं, जिनसे जो धरातलीय प्लेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए, और इसके अलावा जो शरणार्थियों की दृष्टि से अगर बात करें तो ये जो बहुत बड़े एरिया के फ्लोरा, फौना और जो ह्यूमन हैबिटेंट्स हैं उन्हें मिसप्लेस करते हैं, उन्हें वहाँ से हटाते हैं, इनके निर्माण के लिए उन्हें वहाँ से हटाया जाता है, जिसके दुष्प्रभाव, क्योंकि उतना अधिक वनीय क्षेत्र दोबारा पुनर्विकसित नहीं किया जाता, ना ही उस जैव विविधता को कंजर्व किया जाता है, तो कई इसके दुष्प्रभाव हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कार्य किया जा रहा है। अगर भारत में इन प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए तो एक तो आप इनकी मैपिंग कर लीजिएगा कि कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, सिलेरू श्री सैलम, मचकुड तुंगभद्रा निजाम सागर। इसी तरह कर्नाटक में शरावती, काली नदी,
जोग परियोजना, शिव समुद्रम, शिमसा, केरल में इदुक्की जो पेरियार नदी पर है, शोलायार, पल्लीवासल, तमिलनाडु में मैटूर, पाईकारा, अलियार, गुजरात में उकाई जो तापी नदी पर है, सरदार सरोवर डैम जो कि रिनाउंड है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में गांधी सागर, नर्मदा सागर, हसदेव बांगो, महाराष्ट्र में कोयना, टाटा परियोजना, जम्मू कश्मीर में झेलम, निचली झेलम, सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर बहुत अधिक विख्यात है, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी प्रमुख परियोजना है। इसी प्रकार पंजाब में व्यास नदी पर देहर परियोजना, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में रिहंद यमुना, उत्तराखंड में टिहरी परियोजना, बिहार में कोसी, झारखंड सुवर्ण रेखा, मैथान, तिलैया, पश्चिम बंगाल में पंचेत, उड़ीसा हीराकुंड, असम उमियाम, ये प्रमुख परियोजनाएं भारतवर्ष में कार्यरत हैं। इन सबको आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, पोटेंशियल की और करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात अगर हम करते हैं तो अगर कंपैरेटिव चार्ट देखा जाए तो अभी भी भारत में करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका इंस्टॉलेशन है। सोलर एनर्जी में बहुत अधिक संभावना है जिन पर अभी कार्य किया जाना है। जैसा हमने बायोमास और उनके स्मॉल हाइड्रो एनर्जी की बात की है, इसमें अभी भी बहुत अधिक संभावनाएं विद्यमान है। अगर रीयूनेबल एनर्जी रिसोर्सेज के बेनिफिट्स की बात की जाए तो हमें पता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण को इससे नगण्य क्षति है, इनएग्जॉस्टिबल, कभी समाप्त न होने वाले हैं, बहुत लेस एक्सपेंसिव, एक बार इनके इंस्टॉलेशन कॉस्ट है लेकिन बाद में इनके एक्सपेंसेस, इनकी जो व्यय है वो बहुत कम है, जिससे इकोनॉमी को भी एक संबल मिलता है और इनकी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली इजी है। ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आज की अगर बचत है तो कल की, इसके संदर्भ में ये कल की सेफ्टी रहेगी। इसी संदर्भ में आज ज़रूरत इस बात की है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर इन्हें हमारी अर्थ को एक हेरिटेज के रूप में सौंपना है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम आज से ही रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का अधिक इस्तेमाल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, जिससे हमारा जो विकास है वो अनवरत जारी रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें प्लैनेट, पीपल, प्रोस्पेरिटी और पीस और पार्टनरशिप की बात की गई है, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।